Okay, let's start the class. So we are doing the topic of ratio analysis. ठीक है, past papers का हमारे पास क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द रेवेन्यू. रेवेन्यू हमें कैलकुलेट करना है. रेवेन्यू के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक मैंने छोटा सा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना के रखा है. इस फॉर्मेट में जो जो वैल्यूज हमें पता है ना वो लिख देंगे. ठीक है, जो जो वैल्यूज पता है वो लिख लेंगे. हम स्टार्ट करेंगे. हम रेवेन्यू हमें नहीं पता. कॉस्ट ऑफ सेल्स तो पता है ना. अच्छा, दो कॉलम बन जाएंगे, दो डॉलर के साइन लग जाएंगे. ओपनिंग इन्वेंट्री 15,000. देन परचेजेस, परचेजेस भी नहीं पता, खाली छोड़ देंगे. क्लोजिंग इन्वेंट्री 35,000 है. अच्छा, इसके बाद क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स 125,000. अच्छा भाई, इसके बाद क्या है? एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस भी नहीं पता हमें. पता क्या है फिर? कुछ भी नहीं. प्रॉफिट फॉर द ईयर भी नहीं पता. बस जो जो चीजें खाली ये क्या पता थी चीज? ओपनिंग इन्वेंट्री पता थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री पता थी, और कॉस्ट ऑफ सेल पता थी. लेकिन अब देखते हैं जरा, अब देखते हैं मैजिक. एक एक चीज करके सारी चीजें आ जाएंगी. देखें, सबसे पहली बात, आपको दिया हुआ है ये कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है, और आपको ये क्या दिया हुआ है? पढ़ो उसको. मार्कअप. कॉस्ट ऑफ सेल्स पर मार्कअप लगाओगे ना, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. मेरी बात सुनेंगे और से, कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर अगर मार्कअप लगाएंगे क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट. यानी कि हम ये करेंगे 125,000 मल्टीप्लाई बाय 20%. कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 125,000 मल्टीप्लाई बाय 20%. क्या आंसर आएगा? 25,000 का आ गया ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, 25,000 का आ गया ग्रॉस प्रॉफिट. अब बैकवर्ड वर्किंग करो. क्या होगा? 25,000 ग्रॉस प्रॉफिट है. बैकवर्ड वर्किंग करो, उसमें 1,25,000 ऐड कर दो, तो ये आपका रेवेन्यू आ जाएगा. कितना होगा बताओ? हाँ ना. देखो, जब बैक, एक बात याद रखना, जब भी आप बैकवर्ड वर्किंग पे चलोगे ना, तो जो चीज माइनस हो रही है वो क्या हो जाएगी? प्लस. करें इसको. अच्छा भाई, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा. अब प्रॉफिट फॉर द ईयर. प्रॉफिट फॉर द ईयर में आपको बताया हुआ है मार्जिन. प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है. कितने का है प्रॉफिट मार्जिन? 5%. रेवेन्यू के ऊपर 5% लगा दो. लेकिन रेवेन्यू पता है मैं, यस. रेवेन्यू 125,000 प्लस 25,000 टू 150,000 का रेवेन्यू था. 150,000 का आपका रेवेन्यू आ गया. ठीक है, 150,000 के ऊपर आप परसेंटेज लगा दो. कितना होगा? 150,000 पर 5% लगाओ. 7,500 आपका आ गया प्रॉफिट. ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 1,750 के हो जाएंगे एक्सपेंसेस. 1,7,500 के हो गए एक्सपेंसेस. ओके, परचेजेस कैलकुलेट करनी है. परचेजेस कैसे कैलकुलेट होंगी? देखो, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. ठीक है ना, ये पूरा सिनेरियो चल रहा है. इसमें से मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 1,500. ओके, परचेजेस नहीं पता, 15,000 सॉरी. परचेजेस नहीं पता. क्लोजिंग इन्वेंट्री 35,000 इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 125,000. मैं वर्किंग करके निकाल सकता हूँ. जो माइनस हो रहा है वहां जाके प्लस हो जाएगा, जो प्लस हो रहा है वहां जाकर माइनस. तो परचेज आ जाएंगी यहाँ से. बताओ परचेज कितनी हो जाएंगी? 125,000 प्लस 35,000 माइनस 15,000. ठीक है, 145,000. अजान हो रही है, मैं 1 मिनट रुका हुआ हूँ. आप लोग आगे कंटिन्यू. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. तो हमने तीनों चीजें कैलकुलेट कर ली है. रेवेन्यू निकल गया हमारा 150,000, परचेजेस 145,000, एक्सपेंसेस 17,500. ठीक है, तीनों चीजें कैलकुलेट कर ली हमने. नाउ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन.
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है? 25,000 अपॉन सेल्स कितने की है? मल्टीप्लाई बाय 100। 16.67%। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सब मेरे साथ हैं? देखो सीधे सीधे फॉर्मूले की एप्लीकेशन है, अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो आगे के पार्ट बहुत आसान है। ठीक है, नाउ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा? नेट प्रॉफिट अपॉन सीई लिख रहा हूं, सीई मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। बताएं जरा नेट प्रॉफिट कितने का है? डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर याद रखना सिर्फ कैपिटल नहीं आता, कैपिटल प्लस लोन आता है, दोनों चीजें आएंगी। 40 + 10 कितने हो गए? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। बताएं क्या आंसर होगा? 15%। द कैपिटल और लोन। नेक्स्ट, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, बताओ। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कितने की है? 125,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री में क्या होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री 15,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 35,000 डिवाइडेड बाय 2 कितने हो जाएंगे? 25,000 हो गया। क्या आएगा आंसर? 5 टाइम्स। नाउ क्विक रेशियो। नहीं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी थोड़ी होता है, करंट एसेट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होता है, वो रेशियो नहीं होता, खाली वर्किंग कैपिटल बहुत कम आता है वो। करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री लिखा है मैंने बट मतलब इट इज अंडरस्टूड कि कौन सी इन्वेंट्री होगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज। चलें, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट्स कितने के हैं हमारे? दिए में करंट एसेट में आ जाएगा हमारे पास, मतलब करंट एसेट में से ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री दो ही चीजें हैं, और उसमें से भी इन्वेंट्री माइनस करनी है तो खाली ट्रेड रिसीवेबल ही बच गया ना फिर तो। मेरी बात समझ रहे हो? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री तो मतलब करंट एसेट में है ही कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं वैसे, ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री, और माइनस इन्वेंट्री करनी तो इन्वेंट्री तो हट गई तो बचा क्या? सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल ही बच गया है, सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा ऊपर। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक लोन नहीं आता, लोन नॉन करंट होता है जी। पर जाके देख ले, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, देखो बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर मैं क्या करूंगा, करंट एसेट्स के अंदर पहले क्या लूंगा? 25,000 प्लस 35,000 और फिर वापस से माइनस 35,000, तो ये तो गया ना। देखो पहले क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्री है, और फिर वापस से माइनस इन्वेंट्री। आप लोग मेरी बात जरा समझने की कोशिश करें। जब भी कोई ये रेशियो निकालना होता है तो फॉर्मूला फिर से रिपीट करो, क्या है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो करंट एसेट्स में भी तो इन्वेंट्री आती है और फिर उसमें से इन्वेंट्री माइनस करनी है, इसका मतलब क्या है? कि बस इन्वेंट्री को हटाकर बाकी करंट एसेट्स ले लो। व्हाट डज दिस मीन? क्विक रेशियो में क्या करना होता है? तमाम करंट एसेट्स लेने हैं एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को आप लो ही नहीं तो बस
तो यानी कि आपके पास जो है इन्वेंट्री के अलावा कितने करंट एसेट बच गए, सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल ही बचा हुआ है। और करंट लायबिलिटीज में आएगा ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों, 70 और 30, 100,000। अब बताओ जरा, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के थे हमारे, 25,000। और यहाँ पर कितने आ जाएंगे, ये दोनों चीजें मिला के 100,000, 70 और 30। यानी कि आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0.525, 0.25:1। ठीक है, आंसर हो जाएगा 0.25:1। कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ जेवर्स बिजनेस। बताओ, इस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी के ऊपर कमेंट करो। देखो, कमेंट करने का एक तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल आसान। जब भी किसी भी चीज के ऊपर कमेंट करना होगा ना, रेशो के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर या लिक्विडिटी के ऊपर, तो आप ये कमेंट करोगे कि ये अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है। बताओ जरा क्या हो रहा है जी। पहले वाले की बात कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ, पिछले साल 25% था, अब कितना हो गया है, 16%। ये बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा। लेकिन आप कमेंट में ये नहीं लिखोगे द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज डिक्रीज्ड, आप बोलोगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज वर्सेंड, खराब हुआ। कम हुआ हुआ नहीं बताना है आपको, अच्छा बुरा बताना है। ओके, लिखें, डिक्टेट करवा रहा हूं, लिखें, आंसर लिखें। द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज डिक्रीज्ड, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज वर्सेंड, स्लिप ऑफ टंग। अच्छा भाई, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज वर्सेंड। अच्छा भाई, दूसरा क्या बोलेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो रहा है, 12% था, अब कितना हो गया, 15%। आप बोलोगे द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज इंप्रूव्ड। अब डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है। अगर ये 2 मार्क्स का है तो हो गया हमारा, खत्म, 2 मार्क्स हो गए। एक लाइन के, एक सेंटेंस का एक नंबर मिल रहा है आपको, सिर्फ ये बताने का कि इंप्रूव हो रहा है या वर्सेंट हो रहा है, एक एक मार्क मिल गया आपको। अगर ये 2 मार्क्स से ज्यादा का है तो फिर जितने ज्यादा है आप रीजन बताते जाओगे। अब आप पहले लिख लो ये दोनों, दूसरा लिख लिया आप लोगों ने, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज इंप्रूव्ड। अब आप लिखोगे रीजन, सोचो जरा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्यों खराब हुआ होगा हमारा, सस्ता बेच, हाँ हाँ हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट की बात हो रही है, एक्सपेंसेस तो बाद में आते हैं। आप पता है क्या बोलोगे, आप बोलोगे दो में से एक बात कर सकते हो, या तो हम सस्ता बेच रहे हैं, डिस्काउंट पे हमने बेचा होगा माल, या दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि हमें महंगा पड़ा होगा। मेरी बात सुनेंगे, मैं फिर से आप लोग का सवाल लेता हूँ वन बाय वन। पहला कमेंट क्या हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कब बढ़ेगा, जब महंगा बेचोगे। ठीक है, और अगर कम कब होगा मार्जिन, जब सस्ता बेच रहे होगे। आप बोलोगे भाई वी माइट हैव, जेवर माइट हैव इंट्रोड्यूस्ड सेल्स, सेल लगा दी उसने, डिस्काउंट ऑफर कर दी, ही माइट हैव ऑफर्ड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा क्या बोल सकते हैं, या आसान बात ये बोल सकते हैं, ही माइट हैव सोल्ड एट अ लोअर प्राइस, आसान बात। दूसरी बात आप ये कह सकते हो कि उसने महंगा खरीद लिया होगा, द परचेज प्राइस माइट हैव इंक्रीज। लिखें, पहले लिखें, द सेलिंग प्राइस माइट बी रिड्यूस्ड, द सेलिंग प्राइस माइट बी रिड्यूस्ड, द सेलिंग प्राइस माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू, द सेलिंग प्राइस माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट नहीं लिखना, ट्रेड डिस्काउंट। वैसे आपने ड्यू टू ना भी लिखा हो तो तब भी काफी था, सेलिंग प्राइस माइट हैव रिड्यूस ये भी काफी था। ठीक है। अच्छा, तो दूसरा क्या मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ परचेज माइट हैव इंक्रीज्ड, कर सकते हो वो भी, कॉस्ट ऑफ परचेज माइट हैव इंक्रीज्ड।
हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लेते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्या हो गया? अच्छा हो गया था। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों अच्छा हुआ होगा? देखो, अगर हम यूं देखें कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो खराब हुआ है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी खराब होना चाहिए यार। लेकिन फिर भी हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारा, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो बढ़ गया। हम बोल सकते हैं कि भाई एक्सपेंसेस माइट हैव बीन कंट्रोल्ड, या अगर हम ये बोल सकते हैं प्रॉफिट माइट हैव इंक्रीज्ड। आसान बात ये लिख लो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों बढ़ा है? पिछले साल के मुकाबले में इस साल प्रॉफिट बढ़ गया होगा। प्रॉफिट माइट हैव इंक्रीज्ड। हाँ, प्रॉफिट तो इंक्रीज होना चाहिए ना, प्रॉफिट के लिए तो मसला नहीं है इस बात का। ठीक है। अच्छा भाई, फिर इसके बाद क्या बोलेंगे? लिक्विडिटी पे बात कर लेते हैं हम। अब लिक्विडिटी की हेडिंग डाल लो, लिक्विडिटी के ऊपर कमेंट करो। पिछले साल क्या हो रहा था? पिछले साल हमारा जो है इन रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर क्या था? 2.82 टाइम्स। अब कितना है? 5 टाइम्स। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर हमारा 2.82 से कितना हो गया? 5 हो गया। यानी कि अच्छा हुआ खराब? अच्छा हो गया। हम बोलेंगे रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, या सिंपल इन्वेंट्री टर्नओवर हैज इंप्रूव्ड लिखें। जल्दी जल्दी सामान बिक रहा है हमारा। इन्वेंट्री टर्नओवर हैज इंप्रूव्ड। बता रहा हूं, मैं लिखवा रहा हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर हैज इंप्रूव्ड। इन्वेंट्री टर्नओवर हैज इंप्रूव्ड। अच्छा भाई, और क्या हो रहा है? लेकिन क्विक रेशियो हमारा क्या हो रहा है? पहले था हमारा 0.91, अब कितना हो गया? 0.25। खराब हो गया ये तो। ठीक है, क्विक रेशियो हमारा खराब हो गया है। क्विक रेशियो हैज वर्सेंड। जी, ये तो सही है, वो तो ऊपर वाला इंप्रूव इसीलिए हुआ है ना। आप लिख सकते हो, एक और पॉइंट बना सकते हो जो आपने बोला ना, इन्वेंट्री टर्नओवर हैज इंप्रूव, दिस मीन दिस शोज दैट इन्वेंट्री इज सेलिंग एट अ फास्टर रेट। ये आप कह सकते हो। लेकिन दूसरा क्या है आपका? क्विक रेशियो क्या हो रहा है? वर्सेंड हो रहा है। लेकिन बस ज्यादा मार्क्स के ऊपर है, जितने मार्क्स ज्यादा हो तो कमेंट तो बहुत हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक तरीका सिखा दिया। अब आप नंबर ऑफ मार्क्स के हिसाब से बढ़ाते जाओ जितने चाहो। एक लिख दो आसान बात, ओवरऑल लिक्विडिटी पोजीशन इज नॉट गुड। ठीक है, ओवरऑल लिक्विडिटी पोजीशन इज, क्योंकि बहुत खराब है ना, इन्वेंटरी टर्नओवर कितना ज्यादा खराब है, मतलब 0.25, मतलब कोई रेशियो कुछ ज्यादा ही खराब है। ठीक है, या बोलते हैं ये एक और मैं लिखवा देता हूँ और ज्यादा थोड़ा सा जो है ना, क्या कहते हैं, लिखें क्विक रेशियो, क्विक रेशियो इज वेरी लो। क्विक रेशियो इज वेरी लो, फुल स्टॉप। आगे लिखो, द बिजनेस माइट नॉट सर्वाइव, द बिजनेस माइट नॉट सर्वाइव इन दिस कंडीशन। मतलब कुछ ज्यादा इतना खराब, 0.25:1 का रेशियो हो गया तो बिजनेस शायद चले ही ना, बंद ही हो जाए। इतना बुरा क्विक रेशियो अगर हो गया तो। ठीक है ना, पैसे ही नहीं है उसके बाद लोगों को देने के लिए, उधार पे उधार चढ़ा हुआ है लोगों का, तो फंस जाएगा ये तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर क्या करना है? अगेन देखो, हर क्वेश्चन में ना शुरू में जो आपको वर्किंग करनी होती है ना, उसके लिए इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बहुत बेहतर होता है। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट, लेस एक्सपेंसेस,
प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम रेवेन्यू से। कितने का रेवेन्यू हमारा? फिर ओपनिंग इन्वेंट्री 15,500। देन परचेजेस की जगह खाली है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 24,500। अच्छा भाई, ग्रॉस प्रॉफिट भी डोंट नो, एक्सपेंसेस भी नहीं पता हमें, जगह खाली छोड़ देते हैं बस। अब चलेंगे हम, देखो अब होगा मैजिक के बाद। जो खाली जगह है वो सारी फिल होती जाएंगी अब मैजिक के साथ। चलें, सबसे पहला स्टेप क्या बताया भाई आपको? ये नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, मतलब कि सेल्स का 7% नेट प्रॉफिट है। ये कहना चाह रहे हैं जो आपके रेवेन्यू है, 2 लाख का रेवेन्यू है, इसका सात 7% नेट प्रॉफिट है। लगाओ 7%, 14,000 का नेट प्रॉफिट हो गया। रिवर्स वर्किंग करते हैं। अच्छा भाई, नेट प्रॉफिट तो हो गया 14,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे? ये इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है, इसको इस्तेमाल करके कॉस्ट ऑफ सेल्स हम निकाल सकते हैं। देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर का जो फॉर्मूला होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने की है हमारी? नहीं पता हमें, लेकिन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री करेंगे तो आंसर 8 टाइम्स आएगा। देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री करेंगे, आंसर जो आएगा वो 8 टाइम्स आएगा, ये वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी? 8 × एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री जरा कैलकुलेटर में निकाल लो ना, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। 15,500, 24,500 प्लस करोगे डिवाइड बाय 2, तो 20,000 आ रहा है। तो आंसर हो गया 160,000। सब मेरे साथ हैं? आई रिपीट वंस अगेन, देखो ये दो चीजें हैं, 15,500 और 24,500। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 कर लिया। सही है, दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 कर लिया, क्या आ गया आपके पास? ये एवरेज इन्वेंट्री आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं। देखो ना, आसान बात है यार, ओपनिंग इन्वेंट्री और सुने, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आएगा? एवरेज इन्वेंट्री आ गई। इसको इस फॉर्मूले में डाल देंगे ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर होता है। 160,000 की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, यहां लिख देंगे। सब मेरे साथ हैं यहां तक? अब बताओ बेटा, 200,000 की सेल्स हैं और ये 160,000 है, माइनस करो दोनों को, कितना बचेगा? 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यस, सेल्स हैं 2 लाख की, माइनस 160,000, 40,000 का आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। और 14,000 का प्रॉफिट फॉर द ईयर, डिफरेंस कितना है? नहीं समझे? फिर से बताऊं? बात सुनो, देखो, जिनको नहीं समझ में आया एक दफा गौर से सुन ले मेरी बात, मैं वापस बता रहा हूँ। 200,000 की हमारी क्या थी? सेल्स। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अभी हमने निकाल ली यहाँ से 160, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 40,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आपने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट में से, और ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 है और नेट प्रॉफिट 14,000 है, तो बीच में जब दोनों को माइनस करेंगे तो एक्सपेंसेस आ जाएंगे बीच वाली वैल्यू। अच्छा, अब रह गई एक वैल्यू अननोन, परचेजेस की वैल्यू। ये वैल्यू अननोन रह गई, कैसे निकलेगी? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये वहां चला जाएगा, परचेजेस इक्वल्स टू 160,000 प्लस 24,500 माइनस 15,500। बताओ क्या आंसर आया? 169,000। तो परचेज भी आ गई 169,000। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, वर्किंग मैं ऊपर कर ली है। बस अब इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स की परसेंटेज निकालनी है। ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स का क्या मतलब? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है? 40,000 अपॉन सेल्स कितने की है?
मल्टीप्लाई बाय 100, बताओ। 20%। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, 20%। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस ऑलरेडी मैंने ऊपर निकाल ही नहीं है, 26,000 के एक्सपेंसेस हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर भी ऊपर निकाल दिया है, 14,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर। बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में भी अगर आपने ऊपर वर्किंग कर ली है तो फिर आपको नीचे दोबारा जरूरत नहीं है, कोशिश करो कि यहीं पे करो, बट अगर कर लिए दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना ही रखेंगे बेटा आज के लिए। इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। दिस टॉपिक इज नाउ कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है।